हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने मोल कॉन्सेप्ट को स्टडी किया था। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक पार्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो उसके अंदर हमने डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ा था, मैटर कैसे डिविजिबल होता है, ठीक है, डिवाइड होते हैं, तो उसके अंदर एटम जो होता है स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर और लास्ट क्लास में हमने मास के बारे में पढ़ा था, एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास क्या होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ टर्म्स यहाँ पर स्टडी की थी जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अपने चैप्टर में आगे के लिए, जो हमारे लिए इस चैप्टर का बेसिक फंडामेंटल बनाती है। तो उसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं आज। तो नेक्स्ट इसके अंदर है अपना मोल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग परसेंटेज कंपोजिशन इज द अनदर सब टॉपिक ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। ओके, तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं, सपोज आप लोगों का कोई एग्जाम होता है, तो एग्जाम के अंदर क्या करते हैं आप लोग, हम आपको पेपर दे देते हैं, पेपर के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कितने क्वेश्चन राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग को सबको कैलकुलेट करके हम आपका परसेंटेज निकालते हैं। ओके, तो कितने मार्क्स आपने सिक्योर किए हैं वो हमारा परसेंटेज कंपोजिशन हो गया, मतलब अपना रोल हो गया उस एग्जाम के अंदर कि कितना एफिशिएंटली आपने एग्जाम को अटेम्प्ट किया है। तो ये परसेंटेज कंपोजिशन उसी को एक्सप्रेस करता है यहाँ पर। तो परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर बेसिकली आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर कि here we are going to find out the percentage of each element in the compound by knowing the molecular formula of the compound। ठीक है, अगर हमें किसी भी कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला पता है तो हम उसके अंदर किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन अकॉर्डिंग टू द मास कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, वी नो द अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एनी सैंपल ऑफ प्योर कंपाउंड ऑलवेज पोजेस कांस्टेंट रेशियो विद देयर कंबाइनिंग एलिमेंट्स। ठीक है, तो उन एलिमेंट्स के अंदर उन एलिमेंट्स का कितना कंबाइनिंग रेशियो सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट है, और एक्चुअल में देखा जाए तो यही उसका परसेंटेज कंपोजिशन होता है। ठीक है, उसी के रेस्पेक्ट में तो हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरी मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल गिवन है यहाँ पर अमोनिया का एग्जांपल है, तो परसेंटेज कंपोजिशन अमोनिया का कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, तो सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पर जैसे हमने बोला अमोनिया NH3, ठीक है, अमोनिया का मोलिकुलर मास होता है 17। कैसे होता है, नाइट्रोजन कितना है इसके अंदर, 1 एटम है, ठीक है, और एटॉमिक मास इसका होता है 14U प्लस 3 हाइड्रोजन एटम इसके अंदर, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U, तो ये आ जाएगा 14 प्लस 3 इक्वल टू 17U। ये इसका मोलिकुलर मास होता है अमोनिया का। हमें यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसके अंदर हम परसेंटेज कंपोजिशन से आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही इसकी परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन हमें कैलकुलेट करना है, तो कितना यहाँ पर कैसे करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ द नाइट्रोजन। ठीक है, जब इस सब्सटेंस के अंदर आपने अपने एग्जाम दिया है, तो एग्जाम के अंदर आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए, तो सिक्योर्ड मार्क्स ऊपर लिखते हैं अपॉन टोटल, और मार्क्स हम यहाँ पर लिखते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे एग्जाम के अंदर वो लिखते हैं, तो 14 डिवाइडेड बाई 17 इंटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, परसेंटेज में कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको। ठीक है, और ये कितना आ रहा है आपका, ऑल अबाउट 82.35 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 82.35। ठीक है, 82.35 आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि अबाउट इसके अंदर हाइड्रोजन का है, तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन देखेंगे मास के अकॉर्डिंग, तो वो कितना आ जाएगा, या तो हमारे पास दो रास्ते हैं, इसी में 100 माइनस दिस कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, तो 3/17 इंटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 17.65 आंसर आपका इसके अंदर हो जाएगा कि आपका हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन होगा वो इसके अंदर कितना होगा, इतना होगा। इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर मीथेन की बात करते हैं, CH4, मीथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला होता है CH4। तो CH4 का जो मोलिकुलर मास होगा, कार्बन का एटॉमिक मास 12U होता है, हाइड्रोजन का 1U होता है, ये आपको पता है। ठीक है, तो मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा, 12 प्लस 1 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 16U इसका मोलिकुलर मास हो गया। हम इसके अंदर परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन कैलकुलेट करना है, तो हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कार्बन का मास कितना होता है 12 अपॉन मास ऑफ द मोलिकुलर मास ऑफ द मीथेन 16,
इंटू क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, तो ये क्या जाएगा 3/4, तो अबाउट ये कितना जाएगा 75%। कितना जाएगा ये 75% आपका कितना है इस कंपाउंड के अंदर कार्बन है। रेस्ट ऑफ मास किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा इसके अंदर आपका, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 25%। तो पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 75 इक्वल टू 25% कम कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 4/16 इंटू कितना हो जाएगा 100, तो कितने 4 टाइम्स गया तो 4 से गया 25, तो आंसर आ जाएगा 25%। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के अंदर हम ये कर सकते हैं। आपके सामने जैसे मैं एक और एग्जांपल ले सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर है कोई भी सब्सटेंस ले लिया, आप उसको करके देखिएगा। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट हमने ले लिया CaCO3, इसके अंदर मुझे ईच एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मोलर मास कितना हो जाएगा इसका, मोलर मास इतना, कैल्शियम का कितना होता है 40, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 40 इंटू 1, ठीक है, 40 इंटू 1, 1 इंटू 40 प्लस, ठीक है, 1 कार्बन है तो 1 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 16, बिकॉज इसका मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको कैलकुलेट करेंगे, इट इज कमिंग आउट 100 U, ओके। ये कितना आ जाएगा आपका 100 U, ठीक है। अब यहाँ पर परसेंटेज कंपोजिशन हमें कैल्शियम का निकालना है, तो कैल्शियम का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मास इसका 40 है, 1 मॉलिक्यूल के अंदर 40 ग्राम यहाँ पर कैल्शियम, अगर 100 ग्राम की बात कर रहे हैं तो 40 ग्राम इसके अंदर क्या होगा कैल्शियम, 40/100 इंटू मास कितना इसका 100 है, तो 100 इंटू 100 क्या आ जाएगा 40% इसके अंदर क्या हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। कार्बन इसके अंदर कितना है 12 है, तो कार्बन का परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन हाई कैल्शियम कितना हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल अगेन, तो 12% इसके अंदर क्या हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो जाएगा इसके अंदर कितना ऑक्सीजन है 16 इंटू 3, 48 पर ग्राम इसके अंदर है, किसमें 100 ग्राम के अंदर इंटू 100, तो 48 ग्राम आपका मतलब 48% क्या हो जाएगा इसके अंदर 48% आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से हम यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम लेते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, केमिकल फॉर्मूला, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस चैप्टर, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कैसे है, बिकॉज केमिकल फॉर्मूला पता नहीं होगा तो क्वेश्चन के अंदर हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ठीक है, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होंगे, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पर केमिकल फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। तो केमिकल फॉर्मूला 2 तरह के होते हैं हमारे पास, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको गिवन है जैसे कि ओरिजिनल फॉर्मूला मैंने लिखा कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, तो ये आपका क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर मैं यहाँ पर इसको लिखूंगा इसके एम्पेरिकल फॉर्मूला से, तो मैं इसको CH2O लिखूंगा, ठीक है, CH2O इसका क्या हो जाएगा एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, द सिंपलेस्ट नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंपलेस्ट रेशियो है एलिमेंट्स का, एटम्स का, जो उस कंपाउंड के अंदर उस मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला दैट इंडिकेट द एक्चुअल नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्चुअल नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसको हम क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन यहाँ पर C6H6 है, तो अगर मैं इसका लिखूंगा यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला, तो मैं इसको CH से रिप्रेजेंट करूंगा, किससे रिप्रेजेंट करूंगा CH, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला भी जो क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ में आएगा, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूला द केमिकल फॉर्मूला दैट इंडिकेट ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ओनली द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल, ईच टाइप ऑफ एलिमेंट इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसको हम क्या बोलेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल एसिटिलीन है एंड बेंजीन बोथ हैव द एम्पेरिकल फॉर्मूला CH, ठीक है। एसिटिलीन आपका CH2
C2H2 होता है, लेकिन उसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला CH होता है। तो मॉलिक्यूलर मासेज ऑफ एसिटिलीन एंड बेंजीन जो है वो इसका तो एसिटिलीन का तो 26 होता है, इसका 78 होता है। ठीक है, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमें इसका क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें गिवन है CH, ठीक है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास में क्या हो गया, मीन्स जो सिंपलेस्ट रेशियो में एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका मास ऐड कर देंगे, तो 12 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया। हमें क्या करना है, यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो मोलर फॉर्मूला हमें दे रखा है, मोलर मास हमें दे रखा है, मोलर मास हमें दे रखा है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। जब मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करेंगे तो हमें n फैक्टर मिलेगा। ये n फैक्टर क्या है, जैसे कि यहाँ पर CH है तो ये CH होल n है, मतलब ये n की वैल्यू यहाँ पर आएगी, इससे हमें मल्टीप्लाई करना है। इस फॉर्मूले को हमें क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो मोलर फॉर्मूला, मोलिकुलर मास कितना है इसका, 26 दे रखा है एसिटिलीन का, 26 डिवाइडेड बाई 13, तो ये कितना जाएगा 2। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। n की वैल्यू 2 आ गई तो इस फॉर्मूला को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा C2H2। क्या आ जाएगा, C2H2। तो एसिटिलीन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H2, जिसको हमने किससे कैलकुलेट किया है, एम्पेरिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट किया है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर यहाँ पर है हमारा बेंजीन, जिसके लिए हमें मोलर मास दे रखा है 78। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 78, तो मैंने फॉर्मूला लिखा था n फैक्टर निकालना है बेंजीन के लिए। तो क्या हो जाएगा, मोलर मास इसका हमें 78 दे रखा है अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास CH, ये कितना है आपका 13। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 6। तो CH होल n है, तो n से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, ये C6H6। तो ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि n के मास सेम आ रहे हैं, यस। तो यहाँ पर देखिए 12 × 6, 6 कार्बन है, मास इसका 12 होता है, प्लस 6 × 1 है यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 78। U इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द बेंजीन। इस तरह से हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो आई होप यू ऑल आर सेटिस्फाइड। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, इसकी प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, बहुत अच्छा टॉपिक है, मजा आएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल गिवन है, वही सेम एग्जाम्पल है जिसको हमने अभी सोल्व किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसके अंदर गिवन है, Phosgene, a poisonous gas used during World War I, contained 12.1% कार्बन, ठीक है, 16.2% ऑक्सीजन एंड 71.7% क्लोरीन बाय मास। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो व्हाट इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द फोस्जीन गैस, तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है फोस्जीन का। तो ये कुछ स्टेप्स हैं इसके अंदर, इनको फॉलो करना है हमें। तो इसके अंदर हमें कार्बन गिवन था कितना, परसेंटेज हमें दे रखी है 12.1%, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज दे रखा है 16.2% गिवन है, एंड क्लोरीन का जो कंपोजिशन है 71.7% होता है। तो सबसे पहले हम इनके एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे टेबल के अंदर, फिर उनके सिंबल्स लिखेंगे, फिर उनके परसेंटेज ऑफ एलिमेंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स हम लिखेंगे। ये 12.1% है, ये आपका 16.2% है, ये आपका 71.7% है। परसेंटेज हमने मेंशन कर दी। फिर हम क्या करेंगे, ये परसेंटेज क्या शो कर रही है, अगर आपको या तो परसेंटेज गिवन है या फिर इसका मास गिवन है। क्वेश्चन में दो तरीके से होता है चीजें, या तो आपको परसेंटेज गिवन है आउट ऑफ 100 कितने, इतना परसेंट इसका कंपोजिशन है, यहाँ पर इतना परसेंट कंपोजिशन इसका, इतना इसका है। ठीक है, या फिर अगर परसेंटेज नहीं गिवन है तो वो आपको मास देगा। ठीक है ना, क्वेश्चन में क्या देगा, वो आपको मास देगा। ठीक है, सपोज इसका मास कुछ दे दिया, इसका कुछ दे दिया, इसका कुछ दे दिया। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एन फैक्टर निकालना है। एन फैक्टर मतलब उसका जो गिवन मास है या गिवन परसेंटेज से डिवाइड कर दो उसको उसके एटॉमिक मास से, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक मास। तो इन्हें सभी एलिमेंट का एटॉमिक मास लिख लिया। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एंड क्लोरीन का 35.5 होता है। कितना होता है, 35.5 होता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इनका एटॉमिक मास मेंशन कर दिया। अब हम क्या करेंगे,
रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इसके अंदर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। हाउ वुड यू फाइंड आउट द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स? ठीक है, गिवन परसेंटेज डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया, 12.1% कार्बन था, उसको हमने 12 से मतलब उसके एटॉमिक मास से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमें क्या रेशियो मिलेगा यहाँ पर 1.1। क्या मिलेगा यहाँ पर 1.1। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ कार्बन आ गया 1.1। इस तरह से 16.2% आपका इसके अंदर क्या था, ऑक्सीजन था, और उस डिवाइड कर दिया उसके एटॉमिक मास से, तो इसका भी रेशियो क्या आ जाएगा आपके पास 1.1। इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये कितना जाएगा 2.02। इसका सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब क्या हो गया, हम इनको ऐसे फैक्टर से डिवाइड करते हैं जिससे कि ये सभी कंप्लीटली डिविजिबल हो, ताकि हमें एग्जैक्ट फिगर मिल जाए। ये फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ये आपको यहाँ पर एग्जैक्ट 112 के अकॉर्डिंग मिल रहा है, लेकिन ये हो सकता है ये 1.5 मिले, 1.3 मिले, या 2.5 मिले, 2.7 मिले। ठीक है ना, कुछ भी रेशियो हो सकते हैं, 1.28 मिले, किसी भी रेशियो में आपको ऑब्टेन हो सकते हैं। तो उनको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करते हैं, कोई भी ऐसी स्मॉलेस्ट डिजिट लेते हैं जिससे कि सबके सब डिविजिबल होते हैं, तो हमें उसका सिंपलेस्ट होल नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। तो 1.01 डिवाइडेड बाय 1.01, तो यहाँ पर सिंपलेस्ट फिगर कौन है, 1.01 है। इससे हमने सबको डिवाइड कर दिया, तो ये 1, 1 एंड 2 हमें यहाँ पर सिंपलेस्ट फिगर मिल गए, सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो हमें यहाँ पर मिल गया। अब ये जो सिंपलेस्ट एटॉमिक रेशियो मिला है उसको हमने यहाँ पर लिख लिया होल नंबर। अगर ये फ्रैक्शन में भी आ रहा है तो उसको सिग्निफाई यहाँ पर सिग्निफिकेंस नंबर के अकॉर्डिंग हम उसको सिग्निफाई कर लेंगे। 1, 1 एंड 2 ये आपका नंबर हो जाएगा। तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। तो कार्बन का नंबर कितना आ गया इसमें, कार्बन कितना हो गया C, ऑक्सीजन कितना हो गया O, कितना है 1 कार्बन है O, क्लोरीन कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा COCl2। क्या हो जाएगा ये COCl2। तो देखिए ऑप्शन में COCl2 हमारा इसके अंदर आ रहा है, तो आंसर इज COCl2। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पर सोल्व करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये बेसिक पार्ट है। और बेसिकली आईजेएसओ पॉइंट ऑफ व्यू से जेई के अंदर भी मैं नीट के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो बच्चों को जनरली इनमें कंफ्यूजन हो जाता है कि स्टेप्स पता नहीं होती, स्टेप्स में हमें क्या करना है। तो स्टेप्स मैंने आपको बता दी, बेसिकली 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, उनके एलिमेंट के नेम लिख लिए, उनके सिंबल लिख लिए, उनके परसेंटेज कंपोजिशन लिख लिया। परसेंटेज कंपोजिशन नहीं गिवन है तो मास गिवन होगा। ठीक है, मास लिख लिया, टोटल मास हमें पता होता है, तो एटॉमिक मासेस लिख लिए, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट, देन वी यू गेट द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आपको मिल जाएगा। उन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। कार्बन 1 है, 1 लिख दिया, ऑक्सीजन 1 था, 1 लिख दिया, क्लोरीन 2 था, 2 लिख दिया। ठीक है, जिससे हमें क्या मिलेगा यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला। और इस केस में इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं, इस चैप्टर का जो मेन टॉपिक है वो है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप लोगों ने अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर 1 में भी आपको बताया था कि मोल कॉन्सेप्ट को क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, इससे पहले का आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं, तो काम की बातें हैं इसके अंदर काफ़ी। मोल कॉन्सेप्ट, ओके, तो मोल कॉन्सेप्ट हम पढ़ते क्यों हैं, क्या रीज़न है इसका कि हम पढ़ते हैं ना सिंपली मोल में कैलकुलेशन करे जा रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसका। अरे भाई, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना कि क्या फ़ायदा है इसका, कि छोटा सा अगर हमने देखा, कभी हमने एसिड बेस को या कोई बिटरनेस को मेडिसिन हमने टेस्ट किया, तो थोड़ा सा अमाउंट भी उसका कितना ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, हम उसको क्या करते हैं, उस सब्सटेंस को, वो बिटरनेस हमें जो फील हो रही है, कोई भी टेस्ट करते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट हम टेस्ट करते हैं तो कितना ज़्यादा वो हमें फील होता है। तो इसी तरह से हमें पता चलता है यहाँ पर कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके अंदर, कि हम कैसे पता करें कि हाउ मेनी एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द chemical or any substance. ठीक है, तो we can find out the number of particles present in the given substance with the help of mole concept. Okay, तो मोल होता क्या है, मोल इज द काउंटिंग फिनोमिना ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है, ये काउंटिंग फिनोमिना है पार्टिकल्स के, जिसके अंदर क्या हो सकता है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, मोल इज अ केमिकल काउंटिंग is SI unit and defined as follows: a mole is the amount of the substance that contains, mole is the amount of substance that contains many entities. They may be atoms, molecules, ions, electron, proton, neutron. These may be
समथिंग एल्स, ओके, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 0.012 किलोग्राम और वी कैन से 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप। इसका क्या मतलब हुआ कि 1 मोल सब्सटेंस में उतने ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एंटिटीज का मतलब हो गया उतने ही पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं जितने की 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझे मेरी बात को? तो हम बोल सकते हैं मोल इज नथिंग, इट इज अ हीप और पाइल ऑफ द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स या ग्रुप ऑफ एंटिटीज, दीज मे बी एटम्स और मॉलिक्यूल्स और एनीथिंग, ठीक है। तो ये मोल क्या, हीप और पार्टिकल, एक ढेर है ये पार्टिकल का, एक बहुत बड़ा ढेर है ये, ठीक है, एक ढेरी लगी है यहाँ पर, देखिए आप लोग, ये हीप और पाइल ऑफ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स which contain as many particles, कितने कितने entities हो सकते हैं, there are atoms present in exactly 0.012 किलोग्राम और 12 ग्राम कार्बन 12 आइसोटोप। सी 12 आइसोटोप में जितने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं 12 ग्राम के, उतने ही पार्टिकल 1 मोल सब्सटेंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन को हमने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड एलिमेंट कंसिडर किया है। क्यों कंसिडर किया? एक तो इसकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है, स्टेबल एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर कार्बन 12 जो होता है उसकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा होती है, कितनी, 6730 ईयर्स, ठीक है। तो काफी लॉन्ग टर्म तक ये डिसइंटीग्रेट नहीं होता। डेटा सैंपलिंग इसके साथ ज्यादा इजी होता है, तो डेटा सैंपलिंग करना इसके साथ हमारे साथ ज्यादा इजी था, इसलिए हमने इसको यहाँ पर कंसिडर किया है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर फ्रॉम मास स्पेक्ट्रोमीटर वी फाउंड दैट देयर आर 6.023 into 10 power 23 atoms present in 12 gram of the carbon 12 isotope। इसका क्या मीनिंग हुआ? ये स्पेक्ट्रोमीटर जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, ठीक है, मास, किसी भी सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करने के लिए, फिर उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें कैलकुलेट करने के लिए हम स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी डिफरेंट टाइप्स की होती है, तो उसमें से एक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिससे हमें सब्सटेंस का मास पता चलता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल लेवल पे R&D के अंदर, रिसर्च के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होती है हमारे लिए, क्योंकि हम नए नए मॉलिक्यूल बनाते हैं। न्यू मॉलिक्यूल का मास कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि हमें तो स्ट्रक्चर तो दिखती नहीं है, ठीक है ना, तो उन पार्टिकल्स को हम काउंट तो कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करते हैं। वो स्पेक्ट्रोमीटर उस सब्सटेंस के मास की पीक्स बना देता है, ग्राफ बनता है, उन पीक्स की हेल्प से हम उसका मास कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बहुत बड़ा टॉपिक है ये, एक्चुअल में पूरा सब्जेक्ट होता है। आगे जब आगे पढ़ेंगे ना इसको, आगे फ्यूचर में जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो अपने आप में कभी वास्ट टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की हेल्प से हमें जो पीक्स मिलते हैं, उन पीक्स की वैल्यू डिफाइंड होती है ऑलरेडी, कि कार्बन कितनी हाइट पर पीक देगा, कितने नैनोमीटर की पीक देगा, कितना लैम्डा होगा उसका, कितनी वेवलेंथ आएगी, उन सभी को कैलकुलेट करके हम मोलर का यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं। तो हमें यहाँ पर कार्बन का हमने 12 ग्राम सैंपल लिया, तो हमें कितने पार्टिकल्स काउंट करके बताए इन्होंने, इतने पार्टिकल्स काउंट करके बता दिए कि इतने कार्बन इसके अंदर प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये आपके एवोगैड्रो एंड ऑस्टवाल्ड ने मिलकर के काम किए थे, तो उनके रेस्पेक्ट में हम इसको एवोगैड्रोज नंबर भी यहाँ पर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एवोगैड्रोज नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। एवोगैड्रोज नंबर कितना होता है? 6.023 into 10 power 23, ठीक है, एंटिटीज। तो और इसके रेस्पेक्ट में, एवोगैड्रो के रेस्पेक्ट में इटालियन साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, इनके रेस्पेक्ट में इटली के अंदर, ठीक है, इटली के अंदर इनके रेस्पेक्ट में जो है वहां पर मोल डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्या सेलिब्रेट करते हैं? मोल डे सेलिब्रेट करते हैं। कब करते हैं मोल डे सेलिब्रेट वहां पर? ठीक है, देखो 6.023 into 10⁻⁻23। तो वहां पर जो मोल डे सेलिब्रेट किया जाता है वो इसी की डेट से किया जाता है, इसी से निकाला है उन्होंने, 23rd, ठीक है, 23rd अक्टूबर को, 23rd अक्टूबर को मॉर्निंग में 6:23 AM to 6:23 PM तक मोल डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है।
ये मोल डे सेलिब्रेट करने का वहाँ पर टाइम होता है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं वहाँ पर इटली के अंदर इन साइंटिस्ट को, क्योंकि आज पूरा वर्ल्ड अवोगाड्रो को जानता है, ठीक है ना। तो एक आइडेंटिटी है इनकी, काफ़ी रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट रहे हैं ये, ठीक है। द नंबर ऑफ एंटिटीज इन वन मोल इज सो इम्पोर्टेंट दैट it is given in a separate name and symbol known as Avogadro constant Na, और इस फिगर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं किससे, Na से, ठीक है। नंबर ऑफ एवोगेड्रो या फिर एवोगेड्रोज नंबर, इसको हम शॉर्ट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Na ये सब स्क्रिप्ट में है, A जो दिख रहा है ना आपको कैपिटल है तो है, लेकिन Na ये छोटा a है, थोड़ा सा साइज इसका फॉन्ट साइज कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक नोट गिवन है, इन मॉडर्न प्रैक्टिस ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल और आर ऑल्सो नोन एज वन मोल, ठीक है। ग्राम एटम अगर आपको क्वेश्चन में कहीं पर लिखा हुआ मिले अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लीजिएगा, ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल और ग्राम आयन, ये सब कुछ भी लिखा हुआ है, इन सब का मीनिंग क्या है, मोल। क्या है इन सब का मीनिंग, मोल है। इन सब का मीनिंग क्या होता है, मोल, ठीक है। ये सब क्या है आपकी, मोल, इन सब का मीनिंग होता है मोल, ओके। तो कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन में हमें कि क्या होता है, ग्राम एटम दिए हुए हैं, अच्छा मास ग्राम के अंदर दे रखे हैं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है, मोल ही होता है। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में गिवन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। वेरी सिंपल टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा हमें कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट है जहाँ पर हमें कंफ्यूजन होता है, इनको क्लियर करते हुए आगे बढ़ना है, ओके। तो नेक्स्ट इसके अंदर केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं। तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं उनको जरा हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऑल केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जैसा कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, क्वालिटेटिवली अ केमिकल रिएक्शन इज सिंपली डिस्क्राइब व्हाट द रिएक्शन एंड व्हाट द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर, ठीक है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स क्या है, इसके अंदर क्या होता है। हाउएवर अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स अस अ लॉट ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, मेनली द मोलर रेशियो in which the reactants combine and the molar ratio in which the products are formed। इसका मतलब क्या हो गया, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं कि कितना मोल रिएक्टेंट है, कितना मोल प्रोडक्ट बन रहा है आफ्टर द रिएक्शन, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पर बैलेंसिंग की बात कर रखी है। तो बैलेंसिंग आपको करनी है, मोल के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको बैलेंसिंग आनी चाहिए, जो आप दूसरे चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो किस तरह से हम यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो कुछ बेसिक पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। तो क्या क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन के एट्रीब्यूट्स है, इट कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, मतलब प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन, POAC, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होना चाहिए, दोनों साइड पर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो उसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड are always equal to the must be equal to the total number of particles or elements atoms present in the product side, ठीक है। the total mass of the reactant is always equal to the total mass of the प्रोडक्ट। ये आपका यहाँ पर कंडीशन होती है प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन के लिए, मींस एटम्स आर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन। एटम्स ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, तो हम उनको यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं है, अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है दोनों साइड पे, इसका मतलब आपकी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन ऑन आइदर साइड, ठीक है। चार्ज भी कंजर्व होता है, इसका मतलब क्या हो गया, आप लोगों ने देखा कि केमिकल रिएक्शन के अंदर दोनों साइड पर कोई रिजल्टिंग चार्ज प्रेजेंट है, नेवर, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, बिकॉज जब एलिमेंट्स को रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो चार्ज अगर आपको दिख भी रहा है ना तो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाती है, चार्ज फ्री हो जाती है, बिकॉज चार्ज का फ्री स्टेट में एग्जिस्टेंस नहीं होता है। चार्ज फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो किसी एंटिटीज के अंदर ही प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स ऑल द रिएजेंट्स शुड बी इंक्लूडेड इन द ब्रैकेट्स। हम जब कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पर रिएक्शन लिखी, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हम हीट कर रहे हैं, तो इससे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड।
ये रिएक्शन वैसे तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो फर्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ एटम शुड बी बैलेंस्ड, ठीक है। कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, इधर ऑक्सीजन 3 है, इधर भी 2 + 1 3 ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एटम्स आर बैलेंस्ड, सो प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन इज अप्लाइड इन दिस रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, इट शुड फॉलो द लॉ ऑफ चार्ज कंजर्वेशन। हम बात करते हैं यहाँ पर इसके अंदर कोई चार्ज अपीयरेंस नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज जितना भी चार्ज था पॉजिटिव नेगेटिव वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, न्यूट्रलाइज हो रहा है इन दोनों के बीच में जो आयंस हैं उनके थ्रू, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम 2+ होता है एंड कार्बोनेट आयन होता है इसके अंदर CO3 2-, तो 2- एंड 2+ दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं और एक न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक न्यूट्रल सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिससे कि हमारा यहाँ पर फॉर्मूला न्यूट्रल फॉर्म में है, तो कोई रिजल्टिंग चार्ज इसके अंदर नहीं है। दूसरा यहाँ पर है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर भी कोई न्यूट्रल, यहाँ पे भी न्यूट्रल सब्सटेंस है, कोई सब्सटेंस के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं, बिकॉज कैल्शियम के पास +2 है, इसके पास -2 है ऑक्सीजन के पास। हियर इज द कार्बन एटम इज प्रेजेंट इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, तो कार्बन का यहाँ पर चार्ज +4 होता है और ऑक्सीजन 2 है, तो 2 × -2, तो -2 +2 क्या हो जाएगा 4, तो ये भी क्या कर रहे हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, इसलिए नेट चार्ज रिएक्शन के अंदर अवेलेबल नहीं होगा। ऑल रिएजेंट शुड बी रिटन इन दी स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्म्स नॉट एटम्स। तो अच्छा एक और पॉइंट इसके अंदर रह गया जो है फिजिकल स्टेट इनकी मेंशन करनी है, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट हमने मेंशन नहीं की, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है तो ये स्मॉल s हम इसकी सबस्क्रिप्ट में मेंशन करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड है यहाँ पर, ये भी सॉलिड होता है तो यहाँ पर स्मॉल s इसकी सबस्क्रिप्ट में मेंशन करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि आप जानते हो ये तो गैसीय होती है ना, तो गैस को हम यहाँ पर स्मॉल g की फॉर्म में लिखेंगे, या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में भी हम इसको लिख सकते हैं। कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है रिएक्शन के अंदर तो उसको मेंशन करते हैं। अगर कोई एक्वस सॉलिड के लिए जनरली हम लिखते हैं स्मॉल s स्मॉल ब्रैकेट में, लिक्विड है तो उसको हम यहाँ पर स्मॉल l लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। और गैस है तो गैस को हम स्मॉल g से ही लिखते हैं स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया। अगर कोई एक्वस सॉल्यूशन है, कोई एक्वस सॉल्यूशन का क्या मीनिंग होता है, एक्वस सॉल्यूशन का मीनिंग होता है बेटा the substance which is dissolved into the water and form a homogeneous solution। homogeneous solution मतलब it is formed to true solution, क्या बनाएगा, ट्रू सॉल्यूशन बनाएगा। तो यहाँ पर इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन के लिए हम यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल q स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं सबस्क्रिप्ट के अंदर। जैसे कि एसिड HCl गैस होती है, इस गैस को हमने वाटर में डिसोल्व कर दिया तो ये एक्वस सॉल्यूशन में चला जाएगा, दैट्स वाई, ठीक है। इस तरह से हम इसको मेंशन करेंगे। अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है कंपाउंड रिएक्शन के अंदर, तो प्रेसिपिटेट को हम यहाँ पर स्मॉल ppt उसके अंदर लिख देते हैं, या फिर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर सॉलिड, क्या लिख देंगे उसको, सॉलिड लिख देंगे, क्या लिख देंगे, सॉलिड स्मॉल s जैसे यहाँ पर लिखा है इस तरह से अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। या फिर डाउनवर्ड एरो से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, डाउनवर्ड एरो से भी हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ताकि इससे क्या पता चलेगा कि ये सब्सटेंस है वो सेटलिंग प्रॉपर्टी रखता है, वो सेडिमेंट होगा, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर डिफरेंट फिनोमिना इसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज का यहाँ पर यूज करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ऑल रिएजेंट शुड बी रिटन इन दियर स्टैंडर्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला नॉट एज एटम, मतलब उनका जो फार्मूला लिखा जाएगा वो ऐसा जैसे उनका नेचुरल एग्जिस्टेंस होगा उसी फॉर्म में लिखेंगे। द कोफिशिएंट्स गिव द रिलेटिव मोलर रेशियोज ऑफ ईच रिएजेंट। जो केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, जैसे कोई भी रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर, तो उसके अंदर जो भी रिएजेंट लिखते हैं, जैसे कि KClO3 है कि इसको हीट करते हैं तो ये बनाएगा KCl + O2। अब इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट इक्वल इन बोथ साइड। देखो कैल्शियम पोटेशियम एंड क्लोरीन तो सेम है दोनों साइड पे, लेकिन ऑक्सीजन इधर 3 है इधर 2 है, तो नंबर ऑफ एटम्स नॉट बैलेंस्ड, तो 2 KClO3 2 KCl 3 O2। नाउ द नंबर ऑफ एटम्स आर इक्वल इन बोथ साइड, ठीक है, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, इधर भी 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन है, 6 ऑक्सीजन है और इधर 6 ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस हो गए। यहाँ पर इसका स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसका भी सॉलिड होता है तो ऐसे लिखेंगे, और ये आपका गैस होता है तो यहाँ पर स्मॉल g मेंशन करेंगे, ठीक है। इस तरह से हम यहाँ पर इसको रिएक्शन लिखते हैं। तो यहाँ पर गिवन है द कोफिशिएंट गिवन द रिलेटिव गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएजेंट। तो यहाँ पर इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पर इसके 2 मोल रिएक्शन के अंदर इसके 2 मोल कंबाइन कर रहे हैं, 2 मोल इन्वॉल्व हो रहे हैं और 2 मोल KCl बनेंगे, क्या बनेंगे,
2 मोल KCl के बनेंगे एंड 3 मोल क्या बनेंगे इसके, ऑक्सीजन के बनेंगे। 3 मोल क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। तो ये रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर। कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो इस रेशियो में ही होगी, ये ऑलवेज ट्रू होता है, बिकॉज ये किसको फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। दैट्स व्हाई द नंबर ऑफ मोल्स शुड बी सिमिलर, ऐसा और नो, तो इसी रेशियो में होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो इनका इंटरप्रेट करते हैं हम मोल के रेस्पेक्ट में। तो क्या करते हैं इसके अंदर, वंस गेट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन देन वी कैन इंटरप्रेट अ केमिकल इक्वेशन बाय फॉलोइंग वेज। ठीक है, मास मास का एनालिसिस कर सकते हैं, मास वॉल्यूम का कर सकते हैं, मोल मोल का कर सकते हैं, मोल वॉल्यूम का कर सकते हैं, वॉल्यूम वॉल्यूम का कर सकते हैं। हाउ, तो मास मास एनालिसिस का मतलब क्या हो गया कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स दोनों साइड पर हम मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर रहे हैं। मास वॉल्यूम एनालिसिस में क्या करते हैं, हम मास रिएक्टेंट का, वॉल्यूम प्रोडक्ट का ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं मोल मोल एनालिसिस, जिसमें रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल को हम कंपेयर करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों गैसेस स्टेट में हैं तो उनका वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, उनकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम वॉल्यूम एनालिसिस सेपरेटली डिस्कस्ड एज एडियोमेट्री और गैस एनालिसिस। गैस एनालिसिस भी हम बोल सकते हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द अबव एनालिसिस ऑफ द बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जांपल्स गिवन है कुछ इसके अंदर, तो देखेंगे मास मास एनालिसिस हम सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। तो कंसीडर द रिएक्शन KClO3 gives 2KCl plus 3O2, अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्या है ये, बैलेंस्ड इक्वेशन है। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन है तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे कि मास मास एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मास ऑफ KClO3, ठीक है, मास ऑफ KClO3 अपॉन मास ऑफ KCl इक्वल टू क्या आ जाएगा। इसका क्या मतलब है, इस रिएक्शन, देखो ये सिंपली हमने यहाँ पर लिखा है, लेकिन मीनिंग क्या है इसका, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था एक पॉइंट आपको कि ऑल द केमिकल रिएक्शन फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मीन्स मास इक्वल होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी इक्वल होने चाहिए। तो जितना मास पोटेशियम का होगा इधर, उतना ही मास इधर भी होगा कि नहीं होगा। जितना मास यहाँ पर, तो मास जितना हम लेंगे तो उनका रेशियो ले लेंगे, यहाँ पर रेशियो लेकर के हम क्या, मास ऑफ दिस तो कितना हो जाएगा 2 इंटू, अगर पोटेशियम क्लोरेट है इसका मास हमने लिखा 2 इंटू 122.5। ये 122.5 क्या है, मोलिकुलर मास ऑफ दी पोटेशियम। क्या है ये, मोलिकुलर मास ऑफ दी पोटेशियम। मोलिकुलर मास ऑफ क्या है, सॉरी पोटेशियम क्लोरेट। मास ऑफ द KCl कितना है रिएक्शन के अकॉर्डिंग, देखो यहाँ पर 2 इंटू KCl का मास कितना हो जाएगा, 2 इंटू 74.5, 2 इंटू 74.5। इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। अगर हमें ये नहीं पता है कि किसका मास कैलकुलेट करना है, अगर सपोज मुझे इस रिएक्शन के अंदर पता करना है कि मुझे KClO3 का मास दिया हुआ नहीं है, या फिर मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, समथिंग एल्स, जितना भी दिया हुआ है। सपोज मैंने लिखा कि, देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि मास ऑफ KClO3 मुझे गिवन है, कुछ भी अमाउंट गिवन है। सपोज मैंने दिया यहाँ पर 12.25 ग्राम, मुझे यहाँ पर कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कि बताओ इस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर 12.25 ग्राम, अगर 12.25 ग्राम 12.25 ग्राम 12.25 ग्राम 12.25 ग्राम KClO3 दिया हुआ है, तो बताओ KCl कितना बनेगा। तो बताओ KCl का अमाउंट कितना बनेगा रिएक्शन के अंदर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज मास मास एनालिसिस, है ना। तो पहले तो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे और इस तरह से उसको अरेंज करेंगे। अगर हमसे ये नहीं पूछा होता और हमसे ऑक्सीजन का पूछा होता तो ऑक्सीजन का लिख देते हम यहाँ पर। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी ऑक्सीजन के लिए भी। तो मास ऑफ KClO3 हमने लिखा, क्योंकि कंपेरेबल तो हम ये इसी से होगा ना, KClO3, बिकॉज रिएक्टेंट तो आपका एक ही है। ठीक है, इस तरह से मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो 2 इंटू 122.5 अपॉन 3 इंटू 32, ये 32 क्या है, मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन।
तो इस तरह से हमने लिखा। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर KCl कितना बनेगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये था। तो 12.25 हमें मास गिवन है, तो गिवन मास हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 12.25 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ KCl हमें नहीं पता है, ये हमें पूछा है हमसे, तो इसको हमने x लिख दिया, इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 into 122.5, it is the molar mass of KClO3 and 2 into 74.5। तो इससे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो x तो जो भी अमाउंट आएगा वो आपका किसका आंसर आएगा, ग्राम, किसी KCl का मास आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, KCl का मास। अगर हमसे वही ऑक्सीजन का पूछा होता, अगर इसी क्वेश्चन में ऑक्सीजन का पूछा होता तो कैसे करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इंक का, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं सपोज यहाँ पर ये ले लेते हैं, तो देखेंगे इसके अंदर तो क्या आ जाएगा 12.25 ग्राम अपॉन x इज द मास ऑफ ऑक्सीजन। तो या फिर यहाँ पर लिख देंगे मास ऑफ ऑक्सीजन लिखेंगे, जो हमें कैलकुलेट करना है कि 12.25 ग्राम अगर KClO3 यूज करते हैं तो कितना मास ऑफ ऑक्सीजन हमें मिलेगा। तो ये क्या आ जाएगा 2 into 122.5 अपॉन क्या हो जाएगा, कितना ऑक्सीजन है 3 into 32, कितना बनेगा 3 into 32। तो यहाँ पर हमें मास ऑफ ऑक्सीजन को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं मास वॉल्यूम एनालिसिस, ठीक है। सेम क्वेश्चन के अंदर ही हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, मास वॉल्यूम एनालिसिस। नाउ अगेन कंसीडर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो हमने ऑलरेडी करी है यहाँ पर। तो मास वॉल्यूम एनालिसिस करने के लिए हम क्या करेंगे, अगेन वही जो कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पर फॉलो किया था उसी को हम यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। तो देखिए मास ऑफ KClO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द O2 एट STP, ठीक है। तो रिएक्शन जो बैलेंस्ड है हमारी, तो हमें इससे जो मोलर रेशियो उसी के रेस्पेक्ट में हमें यहाँ पर क्या मिल रहे हैं, इसके अंदर मोल मिलेंगे, किसके, ऑक्सीजन के, ठीक है। तो वॉल्यूम भी उसी के रेस्पेक्ट में मिलेंगे, जितने मोल होंगे उसी के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम भी होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। तो उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर देखिए मास वॉल्यूम रेशियो के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमने मास देखा रिएक्शन के अंदर, इसका 122.5 होगा, इसका जो होगा आपका सेम होगा वो जिसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, और ये 3 into 22.4 लीटर वॉल्यूम एनालिसिस के अंदर, बिकॉज ये गैस है, ठीक है। तो वही अरेंजमेंट होगा। तो मास ऑफ द KClO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द, ये यूनिटरी मेथड से ही आया है एक्चुअली, ठीक है ना। तो उसको इसी तरह से हम अरेंज करते हैं, तो वो भी मेथड हम बता देंगे आपको। तो मास ऑफ KClO3 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, तो इसके अंदर 2 into 122.5 जो हमने ऑलरेडी लिखा था, यहाँ पर गिवन डेटा है कितना मास है इसका अंदर अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, एंड द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP इज 3 into 22.4 लीटर। ओके, तो इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में वही दिया होता है कि 12.25 ग्राम KClO3 है, तो यहाँ पर इसकी जगह मास कितने लिख देंगे हम, 12.25 ग्राम लिख देंगे। बताओ वॉल्यूम ऑफ O2 कितना होगा, तो यहाँ पर इसको हम x मान लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ O2 इस इक्वेशन से हमें डायरेक्टली निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, देखिए ये ग्राम में है, यूनिट ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, बचा क्या, लीटर बचेगा। तो आंसर आपका लीटर में आएगा, किस में आएगा, लीटर में आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन होगा, ठीक है। वैसे ही अगर आपका यहाँ पर ये गिवन है डेटा, इसके अंदर वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP, तो ये भी हम कर सकते हैं। अगर पोटेशियम क्लोराइड का अगर हमें अमाउंट दिया हुआ है, तो बताओ ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम होगी इसके अंदर, तो वो भी हम इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। एक दो बार की बात, एक बार मैं आपको यूनिटरी मेथड भी बता देता हूँ, यूनिटरी मेथड भी मैं बता देता हूँ। तो उसके अंदर देखेंगे कि रिएक्शन थी हमारी KClO3 गिव्स KCl प्लस O2, ठीक है ना। वी मस्ट बी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फर्स्ट। तो रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले रिएक्शन को हमने क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इनको यूनिटरी मेथड से रिएक्शन को करेंगे। तो बताओगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या रखना है कि 2 मोल जो है वो रिएक्शन करते हैं, तो 2 मोल KCl बनाते हैं और 3 मोल क्या बनाते हैं, O2 का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। या फिर हम बात करें मास के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा 2 into 122.5 ग्राम ये बनेगा। क्यों,
बिकॉज वन मोलर मास क्या रिप्रेजेंट करता है कि इस सब्सटेंस का जो मोलर मास है वो क्या, मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस, तो ग्राम में लिखे तो 122.5 इसका मास है, 1 मोल KCl, 2 का कितना हो जाएगा, ट्वाइस कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 × 74.5 हो जाएगा, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इनका हो जाएगा इतना ग्राम, और ये कितना हो जाएगा 3 × 32 ग्राम, ये इसका मास हो गया। अगर मैं वॉल्यूम के केस में बात करूंगा तो ये वॉल्यूम इसका क्या जाएगा 3 × 22.4 लीटर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज वन मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है STP पर 22.4 लीटर होता है, तो इसके अंदर हमारा वॉल्यूम हो जाएगा थ्राइस ऑफ द मोल। ठीक है, तो मोल का हमने क्या कर दिया, थ्राइस कर दिया, मतलब थ्राइस ऑफ द वॉल्यूम, सॉरी थ्राइस ऑफ द 22.4। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। थर्ड जो कंपैरिजन हमने किया था मास मोल मास का किया था, तो मोल इसके ले लेंगे, मास इसके ले लेंगे, तो मास वॉल्यूम एनालिसिस भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड में बोला मैंने कि सपोज क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि 12.25 ग्राम अगर KClO3 रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है तो बताइए अमाउंट ऑफ, तो हमें किसका क्या अमाउंट कैलकुलेट करना है, KCl का कैलकुलेट करना है, और इसका मास एंड वॉल्यूम दोनों कैलकुलेट करने हैं। तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग होगा, तो क्या होगा, ठीक है, अगर मास में पूछा है तो मास का ही हम फिनोमिना यहाँ पर ले लेते हैं डायरेक्ट, तो 2 × 122.5 ग्राम KClO3 गिव्स कितना अमाउंट देगा ये, KCl 2 × 74.5 ग्राम KCl हमें ऑब्टेन होता है। ओके, तो 1 ग्राम से हमें कितना मिलेगा, 2 × 74.5 ओके अपॉन 2 × 122.5 ओके। तो हमसे पूछा गया है कि 12.25 ग्राम KClO3 से कितना ग्राम मुझे KCl ऑब्टेन होगा, तो 2 × 74.5 डिवाइडेड बाय 2 × 122.5 × 12.25 ग्राम, इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो इससे ये 10 टाइम्स तो ये जा रहा है और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा ये 7.45 ग्राम। ठीक है, 7.45 ग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। इसके अंदर कितना ग्राम हमें KCl मिलेगा। ठीक है ना बहुत इजी। तो यही मेथड हमने वहां पर अप्लाई किया था। ठीक है, देखिए यही मेथड हमने यहाँ पर अप्लाई किया था, समझ में आया। तो मोल एनालिसिस हो गया, मोल एनालिसिस हो गया, मास मोल एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी केमिकल इन सबको हमने रिलेट किया है। यहाँ पर इस रिलेशन के अंदर देखिए A कंबाइन हो रहा है B के साथ, रिएक्शन कर रहा है एंड 2 प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये C + D, C के मोल यहाँ पर C है, तो इसके अंदर ये जो स्मॉल ABC जो लिखे हैं ना, ये क्या है यहाँ पर, ये स्टोइकियोमेट्रिक मोल है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के लिए। तो इसको आप यहाँ पर इस तरह से रिएक्शन को तीनों वे में लिख सकते हैं, मोल्स ऑफ KClO3/2, मोल्स ऑफ KCl/2, मोल्स ऑफ O2/3, ये भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। डिकम्पोजिशन है 2 मोल ऑफ 3 मोल ये हमें ऑब्टेन हो रहे हैं, तो इस रेशियो से हम पूरी रिएक्शन के अंदर जो भी मिसिंग डेटा होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अननोन रिएक्शन है सपोज, तो उसके अंदर क्या करेंगे, तो मोल्स ऑफ A रिएक्टेड, तो मोल्स ऑफ A हमने इसका मोल कितना गिवन है अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक मोल लिख दिया हमने A। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक मोल लिख दिया हमने इसका A। मोल्स ऑफ A रिएक्टेंट A जो है इसके मोल कितने गिवन है उसके आपने स्टोइकियोमेट्रिक मोल लिख दिया। मोल्स ऑफ B कितना गिवन है उसके आपने स्टोइकियोमेट्रिक मोल लिख दिए। मोल्स ऑफ C कितना गिवन है उसके आपने स्टोइकियोमेट्रिक मोल लिख दिए। मोल्स ऑफ D जितना गिवन है उसके आपने स्टोइकियोमेट्रिक मोल यहाँ पर मेंशन कर दी। इससे हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हैं, इससे और भी इजी हो जाएगा, या फिर यूनिटरी मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नाउ ये तो हो गया कंपैरिजन वाला काम था जो हो गया हमारा। अब मोल को कैसे कैलकुलेट करना है, तो मोल कैसे कैलकुलेट करना है बच्चों, तो सबसे पहले मोल को हम बात करते हैं कि 3 पार्ट्स में हम यहाँ पर, मतलब 3 फॉर्म्स में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, 3 फॉर्म्स में हम इसको कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने मोल को हम, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ मोल तो ग्राफ के फॉर्म में मैं बता देता हूँ मोल, थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं इसको, इधर से लिखते हैं मोल। ठीक है ना, मोल जो है
मोल को हम यहाँ पर एक मैप की हेल्प से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है ना। मोल को हम मास की टर्म, मोल इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है ना, मास, मोल को हम मास की टर्म्स में स्टडी करते हैं, तो ठीक है। मोल को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में भी स्टडी कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म में भी हम इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको स्टडी कर सकते हैं मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम ऑलवेज लीटर में ही कंसीडर करते हैं। किस में कंसीडर करते हैं? लीटर में कंसीडर करते हैं। किस में कंसीडर करते हैं इसको? लीटर में कंसीडर करते हैं। ओके, तो मोल को हम किस में? वॉल्यूम, वॉल्यूम की टर्म्स में पढ़ेंगे इन लीटर, ठीक है, ठीक है, लीटर। ये थ्री फेजेस या फिर थ्री फॉर्म्स में मोल को हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मास की टर्म में हम पढ़ते हैं, तो मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो मोल को मास में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? एक तो गिवन मास होता है सब्सटेंस का, गिवन मास, और इट इज डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, उसके मोलर मास से हम उसको डिवाइड करते हैं। इट इज मोलर मास। कैसे? एक ग्राम में मास है तो मोलर मास ही लेंगे। अगर एटॉमिक मास गिवन है सिंगल एटम्स के तो यू की फॉर्म में होगा, तो मोलर मास से हम उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? मोल। क्या मिलेगा? मोल। तो मास अगर गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो उसको उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। इट इज डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर क्या गिवन है? ठीक है, यहाँ पर हमारा मास गिवन है और मास से हमें मोल कैलकुलेट करना है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे इसके मोलर मास से। किससे? मोलर मास। ये mm लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मोलर मास, ठीक है, मोलर मास। मोलर मास से हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड कर देते, तो मुझे मोल मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मुझे यहाँ पर मीथेन दे रखा है 6 ग्राम या 4 ग्राम मीथेन दे रखा है। कैलकुलेशन को और इजी कर देते हैं, ठीक है। 4 ग्राम मीथेन है, ठीक है ना, 4 ग्राम मीथेन है, तो इसका मोल हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इसका मोल कैलकुलेट करना है। तो 4 ग्राम गिवन मास कितना हो गया इसका? 4 अपॉन मोलर मास मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 12 + 4 कितना हो गया? 16, तो ये कितना हो जाएगा? 1/4। 1/4 का मतलब कितना हो गया? 0.25 मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0.25 मोल। तो इस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे इसको। तो मास को हम मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें मोल मिल जाएगा। अगर हमें मोल गिवन है, इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर हमें मोल गिवन है और हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास। अगर हमें मोल गिवन है और हमें मास कैलकुलेट करना है तो यू शुड ऑल्सो डूइंग दिस, ठीक है। कैसे कर सकते हैं? कैसे करना चाहिए हमें, इसके अंदर बात करते हैं। तो मास जो है हमें इसी फॉर्मूला से आ जाएगा। अगर मोल गिवन है और हमें मास कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? इंटरचेंज कर देंगे, मोलर मास गिवन मास इधर से, तो क्या आ जाएगा? डिवाइड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्या कर देंगे? मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। तो मोल को हम मास, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें उसका मास मिल जाएगा ग्राम्स के अंदर। तो आपका आंसर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है जिसको आपको करना चाहिए और आना भी चाहिए, ठीक है, बेसिक पार्ट है। दूसरा, मोल को हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की टर्म्स में कैसे स्टडी करते हैं? हमें पता है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 mole of any substance contain how many particles? Na particles. Na particles मतलब 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? Na पार्टिकल्स। कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसमें कितने पार्टिकल्स होते हैं? Na पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो अगर हमें मोल गिवन है तो मोल, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na। इस तरह से हम करेंगे। तो गिवन मोल्स कितने नहीं हमें पता, तो हमें कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे। इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे?
Na से, डिवाइड कर देंगे Na से तो मुझे क्या मिलेगा, मोल। क्या मिलेगा, मोल। इफ मोल इज गिवन, इस फॉर्मूला को हम रिवर्स कर देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल हमें कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर कि जो मोल है उस मोल को हमें वॉल्यूम की टर्म्स में स्टडी करना है। तो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपना, तो ये हो जाएगा बेटा, अगर मोल आपको गिवन है और वॉल्यूम आपको चाहिए, या फिर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और हमें क्या चाहिए, मोल चाहिए, तो मोल का फॉर्मूला इसके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ठीक है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई भी गैस है उसके लिए गिवन वॉल्यूम क्या होगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, given volume upon 22.4, it is represent the mass of one mole, sorry, volume of the one mole substance या फिर Na particles occupy the 22.4 liter volume at STP। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो अगर वॉल्यूम है गिवन आपको STP, ये STP पर कंसिडर किया जाता है, वैसे आजकल STP और NTP को सेम ही कंसिडर किया जाता है। तो एट STP अगर वॉल्यूम गिवन है तो उसको मोल में चेंज करना है, तो डिवाइडेड बाय 22.4, इसको हम क्या करेंगे 22.4। अगर आपको मोल गिवन है और वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 22.4 से, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, मोल मिल जाएगा। तो ये वाई मैप है, सिंपली हम इसको स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गैस है CO2 गैस, CO2 गैस का मुझे वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, सपोज इसका 5.6 लीटर वॉल्यूम गिवन है, ठीक है ना, CO2 मुझे गिवन है कितना, CO2 का वॉल्यूम है 5.6 लीटर, 5.6 लीटर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम मुझे मोल कैलकुलेट करना है, तो मोल क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो कितना हो जाएगा 1/4 या फिर 0.25 मोल, ये आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। ओके, अगर आपको यहाँ पर गिवन है वॉल्यूम और पूछा है आपसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो सबसे ये फॉलो करना है, ये एरो का डायरेक्शन फॉलो करना है, इधर इधर चलना है, एरो की डायरेक्शन में चलते जाएंगे, आपके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर मास गिवन है, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड का 2.2 ग्राम CO2 गैस प्रेजेंट है, ठीक है, इसके अंदर हमें कैलकुलेट करना है इसका मास, सॉरी मास तो है ही सही, हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है, हमें इसके अंदर कैलकुलेट करना है इसका क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसके अंदर मोल कैलकुलेट करना है, हमें इसके अंदर वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, हमें इसके अंदर पार्टिकल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें इसके अंदर कैलकुलेट करने, तो यू शुड डू इट। ठीक है ना, कैसे करेंगे, ठीक है, CO2 गैस का मास कितना है, देखो एक ही बार में आ जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 44, कितना आ जाएगा 10 नीचे चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/20, 1/20 मोल क्या हो जाएगा इसके अंदर, मोल। ओके, अब मोल आ गया तो वॉल्यूम भी आ जाएगा, तो मोल को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इंटू 22.4, तो 1/20 इंटू 22.4, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने हैं तो 1/20 इंटू क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, इसके अंदर हम बात करते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स present in the 2.2 gram of the sample. So one molecule of the carbon dioxide contains 3 number of particles, 3 number of atoms, 1 carbon atom and 2 oxygen atom. So you should कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे 3 इंटू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, थ्राइस ऑफ द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, तो ये अभी जो हमने स्टडी किया था वाई मैप, ये उसी का फॉर्म है, तो जो क्वेश्चंस जो हमने किए थे वो अभी यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, ठीक है, ये भी सेकंड क्वेश्चन, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने जो बताया है ये वही क्वेश्चन है, उसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है इसके लिए। नाउ ये अगेन, ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन, ठीक है, ओके।
चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तो आज हम इतना ही रखेंगे। ओके, थैंक यू।